बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां सुनकर आपको भी भारत की भूमि में जन्म लेने पर गर्व होता होगा। जी हां, भारत की वही भूमि जहां वीरांगना झांसी की रानी ने अपने शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा पार करते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं DIS द्वारा चल रही इस सीरीज के हमारे आज के एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे वीर रानी लक्ष्मीबाई के योगदानों पर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी के 80 घाट पर एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा, लेकिन सभी लोग उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। प्यारी मनु जब लगभग 4 साल की थीं, तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। चूंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए उनके पिता, जो कि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे, मनु को अपने साथ ही बिठूर ले आए। बिठूर में रहने के दौरान ही मनु ने मलखम, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में महारत हासिल कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मनु को बिठूर में अपनी पुत्री की तरह रखा। वे नटखट मनु को छबीली कहकर पुकारते थे। सुंदर व चंचल मनु यानी मणिकर्णिका जब 14 वर्ष की थीं, तब उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात मणिकर्णिका को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रकार शिक्षित होने के साथ साथ अस्त्र शस्त्र में भी परंपरागत काशी की कन्या मनु अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन चुकी थी। लेकिन विवाह के पश्चात एक रानी के रूप में उन्हें पर्दे में रहना पड़ता था। इसीलिए रानी ने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और अपने शस्त्र चलाने और घुड़सवारी की कड़ाओं को जारी रखा। उनके पति राजा गंगाधर राव अपनी पत्नी की योग्यताओं से काफी प्रसन्न रहते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने स्त्रियों की एक सेना भी तैयार की, जिसका नाम था दुर्गा दल। वर्ष 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे पूरा झांसी खुशी से झूम उठा। दुर्भाग्यवश गंभीर रूप से बीमार हो जाने के कारण मात्र 4 महीने की उम्र में ही झांसी के वारिस का निधन हो गया और झांसी में हर तरफ शोक छा गया। जब कुछ ही समय में राजा गंगाधर राव की स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तो उनके दरबारियों ने पुत्र को गोद लेने की सलाह दी, जिसके परिणाम स्वरूप राजा गंगाधर राव ने अपने परिवार के ही 5 वर्षीय बालक को गोद लेकर उसे अपना दत्तक पुत्र बनाया, जिसका नाम था दामोदर राव। 21 नवंबर 1853 को जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तब रानी ने अपने दत्तक पुत्र के साथ झांसी की सत्ता संभालने का निर्णय लिया। इसी दौरान अंग्रेजी हुकूमत भी ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बनने वाले सामानों के लिए नए नए बाजारों की तलाश में थी, जिसकी वजह से उन्होंने नए क्षेत्रों को हथियाने का विचार किया। और इसी के तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा क्षेत्र विस्तार की कई नीतियां लाई गई। उन्हीं में से एक थी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इस नीति के अनुसार अगर किसी राज्य का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो इस स्थिति में राज्य स्वतः ही अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो जाएगा। अंग्रेजों ने यह नीति लागू कर अब तक सतारा, जैतपुर, संबलपुर को पहले ही हड़प लिया था और अब वे झांसी की तरफ नजर गड़ाए हुए थे। झांसी की राजा की मृत्यु की खबर मिलते ही अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का वारिस स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। वर्ष 1854 में अंग्रेजों ने रानी के लिए सालाना 60,000 रुपए की पेंशन का प्रबंध किया और झांसी को ब्रिटिश सरकार के साथ विलय करने का आदेश दे दिया और साथ ही साथ रानी से झांसी का किला छोड़ने को भी कहा। इस आदेश का जवाब देते हुए रानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। कानूनी तौर पर और कूटनीति से इस मामले से निपटने के लिए रानी ने ऑस्ट्रेलियाई बैरिस्टर जॉन लैंग से भी सलाह ली। शुरू में रानी से बातचीत करके अंग्रेजों ने मसला सुलझाने की कोशिश की, किंतु अंग्रेज हर संभव प्रयास कर जल्द से जल्द केवल झांसी ही नहीं बल्कि कई और राज्य हड़पना चाहते थे और रानी भी यह भांप चुकी थी कि बातचीत से अब कुछ भी हल निकलने वाला नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप रानी ने बाणपुर के राजा मर्दान सिंह को पत्र लिखकर कहा, विदेशों की गुलामी में रहना अच्छा नहीं है, बल्कि उनसे लड़ना बेहतर है। हम सेना की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों से लड़ना बहुत जरूरी है। उधर मेरठ से 1857 की क्रांति भी शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान क्रांतिकारियों द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का रीजेंट यानी राज्य का संरक्षक घोषित कर दिया गया। झांसी रियासत पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध की तैयारी बड़े ही जोरों के साथ शुरू कर दी। रानी ने किले की प्राचीर पर कई विशालकाय तोपें रखवाईं।
इनमें से प्रमुख तोपों के नाम थे कड़क बिजली, भवानी शंकर, धनगर्जन और नालदार। रानी ने अपने आभूषणों के साथ साथ महल के भी सोने व चांदी के सामान, तोप के गोले व अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए सौंप दिए और साथ ही साथ रानी ने किले की बड़ी ही कुशलता पूर्वक मजबूत किलाबंदी कर दी। वर्ष 1858 में अंग्रेजों ने किला घेर कर हर ओर से आक्रमण किया और लगभग 8 दिन तक किले पर गोले बरसाते रहे, लेकिन अभी भी किला जीत न सके। अंग्रेजी अफसर ह्यू रोज ने रानी की युद्ध कौशल को परख लिया और पाया कि रानी का किला सैन्य बल से नहीं जीता जा सकता। शुरू से ही षड्यंत्र का सहारा लेकर जीतती आई अंग्रेजी सरकार ने यहाँ भी कुछ ऐसा ही किया। सर ह्यू रोज ने कूटनीति का उपयोग करके झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार को अपने साथ मिला लिया, जिसने अंग्रेजों के लिए किले का दक्षिणी द्वार खोल दिया। किले में घुसते ही अंग्रेजी सेना ने लूटपाट के साथ साथ हर तरफ खून की नदियां बहाना शुरू कर दिया। रानी द्वारा शत्रुओं का संहार करता देख झांसी के सैनिक भी जय भवानी और हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए शत्रु दल पर टूट पड़े। लेकिन अंग्रेजी सेना की तुलना में रानी के पास काफी कम सैनिक थे। घोड़े पर सवार, पीठ पर पुत्र को बांधे हुए फिरंगियों से लड़ती रानी को हर तरफ से दुश्मनों ने घेरना शुरू कर दिया। ये देखते हुए झलकारी बाई जैसे रानी के विश्वसनीय सलाहकारों ने रानी के पुत्र की जान बचाने के लिए रानी को कालपी की ओर जाने की सलाह दी। पूरे 24 घंटे घोड़े पर सवार होकर 102 किलोमीटर का सफर तय करने के पश्चात रानी जब कालपी पहुंची, तब कालपी के पेशवा ने रानी की सहायता करने का निर्णय लिया और उन्हें आवश्यकता अनुसार अपनी सेना और हथियार दिए। रानी की खबर मिलते ही ह्यू रोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया और रानी ने भी अंग्रेजी सेना को कड़ी चुनौती दी, लेकिन कालपी को भी अंग्रेजी हुकूमत ने अपने अधीन कर लिया। कालपी पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद रानी ने तात्या टोपे की सहायता से सिंधिया की राजधानी ग्वालियर पर हमला करके सिंधिया की सेना को हरा दिया। हालांकि ऐसा रानी ने इसलिए किया क्योंकि सिंधिया अंग्रेजी हुकूमत से वफादारी निभा रहे थे। इसी के साथ साथ रानी और उनके सहयोगियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया। ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने ग्वालियर पर भी हमला कर फिर से कब्जा कर लिया। अंग्रेजी सेना ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ रानी का पीछा किया और अंततः 18 जून 1858 का दिन आ ही गया जब ग्वालियर के फूलबाग के निकट स्थित कोटा की सराई नाम के जगह पर दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ और रानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का रूप धारण कर अंग्रेजों का संहार करना शुरू कर दिया। घोड़े की लगाम अपने दांतों में थामे, दोनों हाथ में तलवार लिए दुश्मनों से लड़ती रानी लक्ष्मीबाई जब आगे बढ़ी, तब दुर्भाग्यवश उनके मार्ग में एक नाला आ गया जिसे घोड़ा पार नहीं कर सका और उसी क्षण अंग्रेजी सैनिक वहां आ गए, जिसमें से एक ने पीछे से उनके सिर पर तो दूसरे ने उनके हृदय पर प्रहार किया। लहूलुहान हो चुकी रानी तलवार चलाते चलाते घोड़े से नीचे गिर पड़ी और उनके सहयोगी अंतिम क्षणों तक उनके साथ रहे और खून से सने हुए शरीर को पास के ही ब्राह्मण गंगादास की कुटिया में पहुंचाया, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने भारत मां के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखते हुए जनरल रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों में शामिल इकलौता मर्द कहा था। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर अगर नजर डालें तो गुलामी के दौर में ही रानी लक्ष्मीबाई की विश्व में सबसे पहली मूर्ति क्रांतिकारी मास्टर रुद्र नारायण सिंह द्वारा तैयार की गई थी, जिसका अनावरण वर्ष 1945 में झांसी में ही स्थित रानी लक्ष्मीबाई व्यायाम मंदिर कॉम्प्लेक्स में किया गया था। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में स्थित है। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।